बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड? डियर स्टूडेंट्स, साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज। साइंस बाकायदा एक सिस्टम के तहत अपना काम करती है। लाइक अदर साइंसेस, biological sciences also have a set of methodology. It is based on experimental inquiry. अब देखें, साइंस में हम कोई भी अगर हमने कोई थ्योरी या लॉ बनाया तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। साइंस में ये नहीं है कि हम बस इधर से एक चीज़ पकड़ी इधर लगा दी। नहीं, अगर आपने कोई भी चीज़ को साबित करना है तो उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स डन करना पड़ेंगे। मैं आपको 3 पॉइंट्स बता चुका हूँ। पहला पॉइंट, साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज। साइंस एक सिस्टम के तहत काम करती है। साइंस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। साइंस एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पर डिपेंड करती है। किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। साइंस इज़ अ सेट ऑफ मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी मीन्स कि अब एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है, तो हम क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर उसका बैकग्राउंड डाटा इकट्ठा करेंगे 5 सेंसेस के ज़रिए। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन निकलेगा, थ्योरी बनाएंगे, उसके बाद लॉ बनेगा। साइंस को हमेशा हम अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशंस को हम अपनी 5 सेंसेस की बिना पर इस्तेमाल करते हैं। 5 सेंसेस में हमारे पास विजन आ जाता है, हीयरिंग आ जाता है, स्मेल आ जाता है, टेस्ट आ जाता है एंड टच। स्टूडेंट्स, अब देखें, अगर हमने कोई भी चीज़ ऑब्ज़र्व की है तो हम अपनी आँखों से, विजन से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हीयरिंग, सुनने के अमल से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सूंघने के अमल से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। किसी चीज़ का जायका चखना है तो वो टेस्ट करके, उसके बाद किसी चीज़ को छू कर, टच करके भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इस तरह के 5 सेंसेस के ज़रिए हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस की 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं, इनमें हम ना किसी चीज़ को नंबर्स में लिख सकते हैं और ना उसकी एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू बता सकते हैं। अब एग्जांपल में देखें, कलर्स। अब कलर्स में हम सिर्फ कलर का नेम बता सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि कलर की रेशो इतनी है। अब उसके बाद आप टेस्ट देख लें, हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी टेस्ट की रेशो नहीं हम बता सकते। अपीयरेंस हम देख सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन हम उसकी रेशो नहीं बता सकते कि वो चीज़ कितनी अच्छी है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं यूज़ करते। दूसरी तरफ देखें तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम नंबर्स में लिख भी सकते हैं, मेजर कर Subscribe सकते to हैं। my तो channel. स्टूडेंट्स, अब देखें, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हम किसी चीज़ की एग्जैक्ट हाइट बता सकते हैं कि इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल देखें, अगर मैं कहूँ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो इसमें देखें, मैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ, इसमें मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ नहीं की। इसको ही अगर मैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में कहूँ तो मैं कहूँगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें, द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर दूज ऑब्जर्वेशंस, ऐसी ऑब्जर्वेशंस दैट डू नॉट इंक्लूड नंबर्स, जो नंबर्स जिनमें इंक्लूड नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसमें नंबर मैंने कोई नहीं यूज़ किया। अगर मैं नंबर यूज़ कर देता, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ कर लेता, तो वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में चले जाना था। तो अब इसकी एग्जांपल आप देखें, क्लासरूम वॉल्स आर येलो। अब इसमें वो क्लासरूम की वॉल्स का कलर बता रहा है कि क्लासरूम की दीवारों का रंग येलो है। अब इसमें उसने कलर की क्वालिटी को दिखाया है कि कलर येलो है। इधर वो कलर रेड भी कह सकता था, पिंक भी कह सकता था, ये वो क्वालिटी को जाहिर कर रहा है।
याद रहे कि ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है, ये हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए ऑब्ज़र्व करते हैं। अब देखें, इसने क्लासरूम की दीवार का कलर बताया है। अब इसने ये कलर सुन के तो नहीं ना बताया, ये हीयरिंग की सेंस इधर इस्तेमाल नहीं होगी। इसी तरह उसने दीवार को टेस्ट करके उसका कलर भी नहीं बताया, तो यहाँ टेस्ट की सेंस भी इस्तेमाल नहीं होगी। टच करके भी उसने नहीं बताया, टच की सेंस भी इस्तेमाल नहीं होगी। स्मेल करके भी उसने नहीं बताया, तो स्मेल की सेंस भी इस्तेमाल नहीं होगी। तो इधर कौन सी सेंस इस्तेमाल हो सकती है 5 सेंसेस में से? साइट की सेंस, हमारी आँखों की सेंस। हमने आँखों से उसके कलर को डिटेक्ट किया और हमने बताया कि ये येलो कलर है, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब ऑब्जर्वेशंस के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आता है वो है हाइपोथेसिस, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब होता क्या है, एक बंदा है जिसने ऑब्ज़र्व किया है, ऑब्जर्वेशन कोई भी उसने ऑब्ज़र्व कोई किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर चुका है वो, तो अब उसने एक स्टेटमेंट बनानी है अपनी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। इस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहेंगे। और याद रहे, ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेज ऑब्जर्वेशंस, या फिर आप कह लें ऑब्जर्व्स ऑब्जर्वेशंस इनटू डाटा फॉर्म एंड गिव्स अ स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट वो अपने एक्सपीरियंस और जो बैकग्राउंड नॉलेज है इवेंट का, उसकी बिना पर वो तमाम स्टेटमेंट्स दे रहा होता है। और ये जो स्टेटमेंट वो दे रहा है, इसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। हाइपोथेसिस की अगर आप डेफिनेशन देखें, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। ओके, अगर आप ये डेफिनेशन याद करना चाहते हैं, आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लें। अगर ये जो मैंने टेम्पलेट में लगाई है आप ये याद करना चाहें तो ये भी डेफिनेशन ठीक है। What is hypothesis? In scientific research, a hypothesis is a specific testable statement proposing a potential explanation or prediction for a particular phenomena. अब जो साइंसदान है उसने ऑब्ज़र्व किया है अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए, उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट दे दिया है। इस स्टेटमेंट को हम टेंटेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अब आपको मैं 3 पॉइंट बता चुका हूँ। साइंस के मैंने 3 पॉइंट बताए हैं। साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज, साइंस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, साइंस इज़ अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस में क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस को हम 5 सेंसेस के ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशंस की ही एक्सप्लेनेशन है। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू वेज ऑफ फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। A hypothesis can be the result of deductive reasoning or it can be the consequence of inductive reasoning. स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस को हम दो किस्म की रीजनिंग में डिवाइड करते हैं। एक है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग। स्टूडेंट्स, डिडक्टिव रीजनिंग को सबसे पहले हम देखते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में हम किसी जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट। अब इसमें अगर आप देखें, हम एग्जांपल लेते हैं, इफ़ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं। अब ये हमने एक जनरल स्टेटमेंट बताई है। आगे अब इसकी स्पेसिफिक कंक्लूजन इससे क्या निकालेंगे हम, देन स्पैरो आल्सो हैव विंग्स, अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं तो स्पैरो के भी पर होंगे। ये डिडक्टिव रीजनिंग है, मूव्स फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट। दूसरी तरफ अगर हम देखें इंडक्टिव रीजनिंग को, इंडक्टिव रीजनिंग में हम किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। इसके एग्जांपल हम सेम ही लेते हैं। इफ़ स्पैरो हैव विंग्स, अगर चिड़िया के पर होते हैं। इफ़ स्पैरोज हैव विंग्स देन ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, अगर चिड़िया के पर हैं तो फिर तमाम परिंदों के पर होंगे। इसका मतलब कि ये हो गया इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये हाइपोथेसिस की दोनों टाइप्स हैं, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग।
अगर हम इस स्लाइड की एग्जांपल को देखें, डिडक्टिव रीजनिंग को देखते हैं पहले। इफ़ ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, अगर तमाम जानदार सेल्स से बने हुए हैं। अब ये होगी हमारे पास जनरल स्टेटमेंट। अगर हम इसे स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनाएं तो वो ये बनेगी, देन ह्यूमन आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। इसकी वजह क्या है? ह्यूमंस भी ऑर्गेनिजम्स हैं। इसकी वजह ये है ह्यूमंस भी ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसने पहले कहा है इफ़ ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अगर तमाम जानदार सेल्स से बने हुए हैं तो इंसान भी सेल्स से बने हुए हैं, क्योंकि इंसान भी एक जानदार है। अगर इसी एग्जांपल को हम इंडक्टिव रीजनिंग में देखें तो उसमें हमने क्या करना है, किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट से, किसी ख़ास स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट बनानी है। तो हम इधर कहेंगे इफ़ ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ सेल्स, अगर इंसान सेल्स से बने हुए हैं। अब क्या है? ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, जानदार है। हम कहेंगे इफ़ ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ सेल्स, अगर इंसान सेल्स के बने हुए हैं। देन ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तमाम जानदार भी सेल्स के ही बने हुए हैं, क्योंकि ह्यूमंस भी जानदार हैं और तमाम ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस के अलावा वो भी जानदार हैं। Students, sometimes scientists use other ways to describe hypotheses. The first one is intuition or imagination. अब इसमें साइंसदान अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करता है, वो इमेजिन करता है, तमाम फैक्ट्स को वो स्टडी करता है और इमेजिनेशन पर काम करता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो हमारे पास एस्थेटिक प्रेफरेंस। अब एस्थेटिक प्रेफरेंस में हम अपीयरेंस एंड पर्सनल कनेक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, इमेजिनेशन और इंट्यूशन को हम स्टडी कर चुके हैं, एस्थेटिक प्रेफरेंस हम स्टडी कर चुके हैं, रिलीजियस आइडियाज़ अब हमने स्टडी करना है। रिलीजियस आइडियाज़ में स्टूडेंट्स, कोई भी साइंसदान है जो वो अपने मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए स्टडी करता है। अब एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, वो स्टडी करेगा, वो अपने मज़हब को मद्देनज़र रखेगा कि मुझे इस हद तक मैं स्टडी कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे इस्लाम ने मना किया। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर एक अंग्रेज़ साइंसदान है, वो तमाम एक्सपेरिमेंट करेगा, क्योंकि अब ये जो फ़र्ज़ करें आप ईसाई मज़हब है, ईसाई मज़हब में वो अपने अक़ीदे को देखते हुए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ उनके मज़हब में मना की गई है वो उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। तो इससे हमें ये बात वाज़ह होती है कि रिलीजियन के आगे कुछ भी नहीं है। किसी भी रिलीजियस आइडियाज़ पर साइंसदान जो है वो अपने रिलीजियस आइडियाज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए एक्सपेरिमेंट करता है। जो चीज़ उसके मज़हब में उसको मना किया गया, जिस चीज़ से, वो उसके करीब कभी भी नहीं जाएगा, उस पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। पॉइंट है कंपैरिजन एंड एनालॉजी। अब कंपैरिजन में देखें हम, तो अगर किसी साइंसदान ने पहले कोई एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं उस पर, तो जो न्यूज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर उनमें कोई चीज़ मिलती जुलती है तो वो उन दोनों का कंपैरिजन करेगा। ये हमारे पास हो गया फोर्थ पॉइंट। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल वर्किंग फॉर अदर थिंग। अब जो मिसाल मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको अगर आप समझेंगे तो ये फिफ्थ पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये स्टडी कर रहे थे बैक्टीरिया को। तो ये बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे, तो ऊपर छत पे, छत ओपन था ऊपर से, तो ऊपर से कोई काम करने वाली सफाई कर रही थी। तो ऊपर से फंजाई का कोई ज़र्रा आके, जो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने पेट्री डिश रखी थी और उसमें बैक्टीरिया था, उसमें आके गिर गया। तो उसमें आके जब गिरा तो वो देखते हैं कि बैक्टीरिया किल होना शुरू हो गया। तो उन्होंने बाद में इसको स्टडी किया। अव्वल तो वो एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पे कर रहे थे, लेकिन जो ऊपर से आके गिरने वाली चीज़ थी उसने बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर दिया। बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अब वो वर्क तो बैक्टीरिया पे कर रहे थे, लेकिन ऊपर से गिरने वाली चीज़ ने आके बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया। इससे उन्होंने जिस चीज़ ने उसको ख़त्म किया उसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रख दिया। जो मेडिसन हम यूज़ करते हैं पेनिसिलिन,
इसको उन्होंने तब डिस्कवर किया था जब वो बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसे हम रिगरस एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के एक्सपेरिमेंट करना। साइंसदान इन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उस हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट्स ट्राई देयर बेस्ट टू फाल्सिफाई द हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, जब साइंसदान लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि वो हाइपोथेसिस को इनकरेक्ट साबित करते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस रिमेन्स करेक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड थ्योरी। और थ्योरी की अगर आप डेफिनेशन देखें, अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट्स, बहुत ज़्यादा टेस्ट्स, इज़ कॉल्ड थ्योरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्योरी, predictive theory and productive theory. In predictive theory, a good theory is predictive and has explanatory power. ऐसी थ्योरी जिसके पास explanatory power हो वो predictive theory कहलाती है। और इसके मुकाबले में एक ऐसी थ्योरी जो हमें एक नया हाइपोथेसिस सजेस्ट कर देती है, इट सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। स्टूडेंट्स, अगर प्रोडक्टिव थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट्स जारी रहें तो वो गलत साबित ना हो तो वो बन जाता है एक साइंटिफिक लॉ। इसको कहते हैं साइंटिफिक लॉ। और याद रखिएगा हमेशा, साइंटिफिक लॉ जो एक दफ़ा थ्योरी से लॉ में कन्वर्ट हो गया वो दोबारा कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। मैनी साइंटिस्ट ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव थ्योरी इफ़ थ्योरी सर्वाइव्स, अगर थ्योरी रिजेक्ट ना हो, एंड सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, देन इट बिकम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के साथ अगर वो गलत साबित ना हो तो वो एक लॉ बन जाता है। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इज़ शॉर्ट इन लॉज बिकॉज ऑफ एल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। बायोलॉजी अब तक लॉज में शॉर्ट है, इसमें सिर्फ दो लॉज हैं। देयर आर टू लॉज इन बायोलॉजी। द फर्स्ट वन इज़ हार्डी-वेइनबर्ग लॉ एंड द सेकंड वन इज़ मेंडल्स लॉ। दो लॉ मैंने आपको बताए हैं। बायोलॉजी में अब तक सिर्फ दो लॉ हैं, हार्डी-वेइनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ। स्टूडेंट्स, Subscribe to my बायोलॉजी में channel. लॉज कम हैं, देयर आर ओनली टू लॉज। इसकी वजह ये है कि एल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजिकल मेथड फुल डिटेल से समझा दिया है। लास्ट पे मैं इसकी एक असाइनमेंट भी पुट कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.